जब आप गवर्नमेंट के रिटर्न से कंपेयर करते हो ना, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है, उसका इंटरेस्ट आ रहा है, वो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है। क्या गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट 100% सिक्योर है? गवर्नमेंट स्कीम्स है ना, वो आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देती कि आप पैसा कभी भी निकाल सको। गवर्नमेंट स्कीम के नाम पे आजकल फ्रॉड भी बहुत चल रहे हैं। सोशल मीडिया पे स्कीम आती है, हाई रिटर्न दिखा देते हैं और क्लेम करते हैं कि आप इस लिंक के थ्रू इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो जिसे देख के आपको टेंशन हो रही है, ऐसा इन्वेस्टमेंट कैसे आपको फायदा दे सकता है? इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस तो बहुत सारे अवेलेबल हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि अपना पैसा ऐसी स्कीम में लगाएं कि हमारा पैसा सिक्योर रहे। रिटर्न भले ही कम हो, लेकिन पैसा सिक्योर रहे। तो इसके लिए गवर्नमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आज हमारी बात की सीए पुनीत रस्तोगी से, जिन्होंने बताया कि गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट के क्या क्या ऑप्शंस हैं और हमने कंपेयर की गवर्नमेंट स्कीम की रिटर्न्स दूसरी इन्वेस्टमेंट से। हमने उनसे जाना कि रिटर्न को सिर्फ रिटर्न की तरह नहीं देखना चाहिए, ये भी देखना चाहिए कि जो पैसा आप निकाल रहे हैं उस पर क्या टैक्स है। और हमने कंपेयर किया कि अगर गवर्नमेंट स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं या फिर नॉर्मल स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं तो रिटर्न में क्या फ़र्क है। अगर आप भी सोच रहे हैं अपने पैसे को सिक्योरली इन्वेस्ट करना, तो इस पॉडकास्ट को लास्ट तक देखिए। सर, जब भी इन्वेस्टमेंट की हम बात करते हैं तो ज़्यादातर लोगों का जो दिमाग है वो एसआईपी की तरफ चलता है और इक्विटी की तरफ चलता है, लेकिन धीरे धीरे हम गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उनकी तरफ से ध्यान हटाते जा रहे हैं। तो ऐसी कुछ स्कीम्स हमें बताइए जो आज भी बहुत बेनिफिशियल है। गवर्नमेंट की 2-3 स्कीम जो हैं वो आज भी बहुत बेनिफिशियल हैं। अब ये डिपेंड करता है कि करने वाला कौन है। आप एक पीपीएफ, गवर्नमेंट की एक ऐसी स्कीम है जो एवरग्रीन है और हमेशा रहेगी। गवर्नमेंट बैक्ड 100% है, पूरी तरह गारंटेड रिटर्न है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हर 2-3 साल में या साल में एक बार चेंज होता है उसका। 7 to 8% के बीच में रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि उसका जो इंटरेस्ट है वो इनकम टैक्स से पूरी तरह एग्जेम्प्ट है, और जो मैच्योरिटी है वो इनकम टैक्स से पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है। एक दूसरी स्कीम है सुकन्या समृद्धि स्कीम। अगर आपकी जो है बेटी है तो आप सुकन्या समृद्धि का अकाउंट खोल सकते हैं, और सुकन्या समृद्धि स्कीम में 8.1% के करीब इंटरेस्ट है। पीपीएफ की तरह ही है वो भी लगभग, लेकिन बस वो एक एक्स्ट्रा फीचर ये देती है कि उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, और वो बेसिकली एक तरह से गवर्नमेंट ने इस तरीके से बनाई है कि बेटी की पूरी पढ़ाई कवर कर सके या उसकी शादी का खर्चा कवर कर सके। तो ये दोनों स्कीम बहुत बढ़िया है। उसके अलावा पोस्ट ऑफिस में MIS एक स्कीम होती है जो कि बैंक की FD की तरह है। पोस्ट ऑफिस में आप जो भी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, रेट ऑफ रिटर्न लगभग वही मिलता है जो बैंक की FD का है, लेकिन जो सिक्योरिटी है बैंक की FD में, जहाँ 5 लाख रुपए तक सिक्योरिटी है, वहाँ पर पूरी इस तरह सिक्योर्ड है। तो ये 3 स्कीम जो हैं गवर्नमेंट की आज भी एवरग्रीन स्कीम्स में आती हैं। तो सर, अगर हम रिटर्न्स को कंपेयर करें, जैसे हम मार्केट में देखते हैं कोई एसआईपी में पैसा डाल रहा है तो उसे अब से 10 साल बाद या 15 साल बाद क्लेम किया जाता है कि 12 से 15% की रिटर्न मिल जाती है। अगर हम कंपेयर करें इसको गवर्नमेंट की स्कीम से, तो क्या ये फ़र्क बहुत ज़्यादा है? बेसिकली ऐसा है कि म्यूचुअल फंड के रिटर्न हमेशा गवर्नमेंट स्कीम से ज़्यादा ही आपको दिखेंगे। उसका कारण यह है कि जो म्यूचुअल फंड की स्कीम है उसमें इक्विटी बेस्ड है, और इक्विटी बैक्ड होने की वजह से जो रिटर्न है वो नॉर्मली हाइपोथेटिकली माने गए हैं 10 से 12% के रिटर्न आते हैं। लेकिन जब आप गवर्नमेंट के रिटर्न से कंपेयर करते हो ना, तो गवर्नमेंट की रिटर्न में एक बेसिक फ़र्क ये होता है कि जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है उसके लिए जो उसका इंटरेस्ट आ रहा है वो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है। अब आप मान लीजिए कि 7% का इंटरेस्ट है पीपीएफ का, 7.1%, 30% आपके ऊपर इनकम टैक्स लगता, तो वो लगभग ये मान के चलिए 2% का इंटरेस्ट हो जाता। तो 2% आपको वहाँ मिल गया। तीसरा, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में हैं और आप जो है डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 1.5 लाख रुपए पे आपने 30% इनकम टैक्स बचा लिया। तो वो जो उसका रिटर्न है वो लगभग जाके आपको 10% 11% के करीब पड़ेगा। एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि म्यूचुअल फंड वो फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कि आप पैसा कभी भी निकाल सकते हो, लेकिन जो गवर्नमेंट स्कीम्स है ना, वो आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देती कि आप पैसा कभी भी निकाल सको। तो उससे क्या होता है, इंसान जो है वो उस पैसे को बार बार देखता नहीं है। उसे ये पता है कि ये पैसा इतने साल बाद ही मेरा निकल पाएगा। तो उससे क्या होता है, उसकी एक्युमुलेशन पावर बढ़ जाती है, और उस पर जो एक्युमुलेशन होता है उस पर जो रिटर्न आता है वो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। इसलिए जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो म्यूचुअल फंड के मुकाबले, SIP के मुकाबले, अगर आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं है
फाइनेंशियल रूप से, तो हमेशा अच्छी ही रहेंगी। तो जो मेन फर्क मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे, रिटर्न का तो बहुत ज्यादा फर्क रहा नहीं, क्योंकि एक रिटर्न कम तो दे रहा है लेकिन वो टैक्स फ्री है। हाँ, और दूसरा एक्यूमुलेशन होके वो कहीं ना कहीं कॉर्पस आपका, हाँ, मैं कहता हूँ सेम भी नहीं होगा तो लगभग आसपास होगा। बिल्कुल। लेकिन जो बहुत बड़ा बेनिफिट है गवर्नमेंट के साथ जाने का वो है सिक्योरिटी। आपका फंड कहीं ना कहीं बढ़ेगा ही, कभी भी घटेगा नहीं। कभी जबकि भी घटेगा नहीं। एसआईपी के साथ नॉर्मली ऐसा होता है कि हाँ, भाई फंड बढ़ एक रहा है SIP लेकिन में- गारंटी नहीं है। हाँ, एक SIP में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जब आप पैसा इकट्ठा करना शुरू करते हैं और एक टाइम पे आपका कॉर्पस बन जाता है, क्योंकि SIP आपको मॉनिटरिंग की फैसिलिटी देती है, तो आप होता क्या है कि इंसान उस ऐप को डाउनलोड करके हर दूसरे दिन अपना रिटर्न देखने लगता है। बिल्कुल। अब उसमें होता क्या है कि अमाउंट बढ़ती हुई दिखाई देती है, बड़ी खुशी होती है, लेकिन मार्केट हमेशा एक जैसा नहीं होता। अभी जैसे ये टैरिफ वाला मैटर आया तो मार्केट गिरे। अब गिरने में क्या होता है कि जैसे ही 8 लाख रुपए का पोर्टफोलियो 10 लाख रुपए का हो रहा था, आपको बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन वो 10 लाख रुपए का पोर्टफोलियो जैसे ही 7 लाख रुपए पे आता है, आपके अंदर एक डर पैदा हो जाता है कि यार ये 7 लाख से जीरो तो नहीं हो जाएगा। और जहां ये डर पैदा होता है, बेसिक रूल तो ये है कि जब मार्केट गिरते हैं आपको पैसा और टॉपअप करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन इंसानी फितरत ये कहती है कि जब पैसा गिरता हुआ दिखाई देता है तो इंसान ये सोचता है कि मेरी मूल रकम बच जाए, रिटर्न जो आ रहा है उसको छोड़ो। तो उस केस में वो उल्टा करता है कि वो उस पैसे को निकाल लेता है। तो अक्सर जो है लोग जो हैं वो नुकसान कर देते हैं फायदे के मुकाबले। जबकि उसी तरफ अगर आप गवर्नमेंट स्कीम में चलो तो क्योंकि वो मार्केट बेस्ड नहीं है, दूसरी बात जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो बिल्कुल फिक्स मिलना ही मिलना है, तीसरा आप उसे बार बार देख नहीं सकते, ना देखने का कोई फायदा है क्योंकि आपको मिलना ही नहीं है, चाहे वो घट भी जाए तो भी आपको नहीं मिलना। बिल्कुल। तो उसमें क्या होता है कि इंसान के अंदर एक डिसिप्लिन आ जाता है, उसे पता है कि 15 साल बाद ये रकम मिलनी है, तो अल्टीमेटली वो उसे बिल्कुल अपनी जगह पे छोड़ देता है कि जैसा चल रहा है ठीक है, चल रहा है। तो वहां एक बेसिक फर्क आता है। सर अगर हम पीपीएफ की ही बात करें तो उसका लॉक इन पीरियड क्या है, और क्या ऐसी भी कुछ एग्जेम्प्ट चीजें हैं जिनके लिए हम पीएफ से पैसा निकाल सकते हैं? बिल्कुल है। पीपीएफ जो है वो बेसिकली तो 15 साल के लिए होता है, उसके बाद आप उसे 5-5 साल के ब्लॉक में बढ़ा सकते हैं। जो पहली विड्रॉल होती है वो 5 साल के बाद आप जो टोटल अमाउंट एक्यूमुलेटेड होती है उसका 25% तक विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन पीपीएफ ऐसी फैसिलिटी भी देता है कि अगर आपके घर में कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस हो जाए, जैसे डेथ हो जाए या कोई और चीज हो जाए, तो आप पूरा पैसा उसे प्री मैच्योर विड्रॉल करके निकाल सकते हैं। वो भी टैक्स फ्री होगा? वो भी टैक्स या उस पर कुछ पेनल्टी देनी पड़ेगी? नो। तो 5 साल का लॉक इन पीरियड, 5 साल का लॉक इन मिनिमम है? हाँ बिल्कुल है। और 15 साल बाद हम बिल्कुल निकालने के लिए 15 साल बाद आप पूरा निकाल सकते हैं, और अगर आप उसे रखना भी चाहते हैं तो आप उसे 5-5 साल के ब्लॉक में रख सकते हैं। सर जब भी गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट की बात आती है हमारे मन में सबसे जो बड़ा वर्ड होता है वो होता है सिक्योरिटी। क्या गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट 100% सिक्योर है? बिल्कुल 100% सिक्योर है। अगर किसी देश की गवर्नमेंट ही ये कह दे कि मैं किसी चीज़ को बैक नहीं करूंगी, या जिस चीज़ को वो बैक कर रही है अगर उसी पे से पैसा हटा ले, तो फिर आप किस पे रिलाई करेंगे? इकोनॉमी की फिर तो आप रिलाई नहीं कर सकते ना किसी पे। तो आज तक ऐसा कोई इंस्टांस नहीं हुआ है जहाँ पे गवर्नमेंट ने अपनी बैकिंग पीछे हटा ली हो। तो यही मान के चलते हैं कि गवर्नमेंट की बैकिंग अल्टीमेट बैकिंग होती है। अगर हम एज ग्रुप की बात करें जी, और किसी को अपना पोर्टफोलियो बनाना हो तो किस एज ग्रुप के बाद हमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अपना कॉर्पस मूव करना चाहिए? देखिए इसमें दरअसल फ़र्क ये आता है कि आप कितना कमा रहे हैं और क्या आपकी एज है। आप ये मान के चलिए कि एक रूल होता है कि अपने सारे अंडे जो हैं वो एक बास्केट में नहीं रखने चाहिए, तो अलग अलग उनको रखना चाहिए। तो जैसे मेरी एज है मान लीजिए 40 है, और आप उस रूल से चलते हैं कि इक्विटी में कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो 60% इन्वेस्टमेंट मैं कर सकता हूँ 100 - 40 करके। तो आप ये मान के चलिए कि जब आप पूरा इन्वेस्टमेंट एक मान लीजिए 15,000 रुपये महीना करना चाह रहे हैं और आपका 15 साल का टाइम होरिजोन है, तो आप उसमें ऐसा कर सकते हैं कि 40% जो इन्वेस्टमेंट है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में ले जाइए जो बिल्कुल ही सिक्योर्ड रहे, और जो बाकी इन्वेस्टमेंट है वो आप दूसरे इन्वेस्टमेंट मोड में कर सकते हैं, जैसे इक्विटी की SIP है, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये मान के चलिए कि आप 100% इन्वेस्टमेंट कभी भी एक सिक्योरिटी में मत करिए। अदरवाइज उसमें होता क्या है कि जरा सा भी अगर कुछ गिरता हुआ दिखाई देगा तो आपके मन को वो टेंशन देगा। तो अल्टीमेट जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो पीस ऑफ माइंड के लिए कर रहे हो और आप अपने फ्यूचर के लिए कर रहे हो। अगर आप में पीस ऑफ माइंड और फ्यूचर का वही नहीं है तो फिर इन्वेस्टमेंट का कोई लॉजिक नहीं रह जाता ना। ऐसे जिसे देख के आपको टेंशन हो रही है
ऐसा इन्वेस्टमेंट कैसे आपको फायदा दे सकता है। मैं ये नहीं कहता कि पूरा इन्वेस्टमेंट आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कीजिए, लेकिन जिनके यहाँ लड़कियां हैं वो एटलीस्ट एक सुकन्या समृद्धि अकाउंट तो जरूर खोलें, और जिनके यहाँ लड़कियां नहीं हैं वो अपना पीपीएफ अकाउंट जरूर खोलें। और पीपीएफ अकाउंट कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाता कि कितनी अमाउंट इन्वेस्ट करनी है। आप एक साल 1,000 रुपये भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, दूसरे साल 1.5 लाख रुपए साल भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैक्सिमम अमाउंट जो है वो 1.5 लाख रुपए तक आप पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं साल भर के हिसाब से। तो आप उसे जब चाहे तब इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये SIP लाइक इन्वेस्टमेंट है, मतलब हर डेट पे आप एक कर सकते पर्टिकुलर हैं। अमाउंट कट हाँ, जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल। या अपनी मर्जी से अमाउंट नहीं डाल सकते नहीं, हैं? आजकल जो इंटरनेट बैंकिंग्स हैं उनमें ये फैसिलिटी है कि आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लगा सकते हैं, और हर महीने आपके अकाउंट से जितनी अमाउंट आप चाहें उतनी अमाउंट उसमें कट के चली जाएगी। पीपीएफ अकाउंट इज ट्रीटेड लाइक अ बैंक अकाउंट इन बैंक अकाउंट्स, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो बड़े आराम से हो जाता है उसमें इन्वेस्टमेंट। सर, ये जो सुकन्या समृद्धि योजना है इसके बारे में मुझे थोड़ा सा जानना है। सुकन्या समृद्धि योजना जस्ट लाइक पीपीएफ है, बस गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटी इसलिए एक्स्ट्रा दी कि ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना के अंतर्गत आती है, और इसके अंदर गवर्नमेंट ने ये करा कि जो पीपीएफ का रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया, और स्पेसिफिक एक चीज़ कर दी कि अगर आपके यहाँ बेटी है तो आप इस अकाउंट को खोल सकते हैं। ठीक। जब आपने इस अकाउंट को खोल दिया, इस अकाउंट के अंदर भी पीपीएफ की तरह आप अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, साल में 1 बार या 12 बार, जो आपकी मर्जी हो उतनी बार। दूसरा, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.1% है, पूरी तरह से इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट है, और इसकी जो मैच्योरिटी है वो जब बेटी 18 साल से ऊपर की हो जाएगी तब आपको मिलेगी। देखिए, सुकन्या समृद्धि में 8.1 से 8.2% इंटरेस्ट है, और अगर आप 5,000 रुपये मंथ इन्वेस्ट करते हैं 15 साल के लिए, तो आप ये मान के चलिए कि आपने 9 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। 9 लाख रुपए पर रफली आप ये मान के चलिए कि आप लगभग 18 लाख रुपए एक्यूमुलेट कर चुके होंगे 15 साल में। ठीक है, तो एक तरीके से अगर हमने शुरू कर दिया, बच्चा 3 साल का है जी, और इतने उसकी स्किलिंग पूरी होगी, हाँ, इतने हम उसकी ग्रेजुएशन का अच्छा खासा अमाउंट जुटा सकते हैं। हाँ बिल्कुल। 5,000 आज की डेट में मतलब 50,000 रुपये कमाने वाले के लिए एक ठीक ठाक अमाउंट है। गवर्नमेंट स्कीम के नाम पे आजकल फ्रॉड भी बहुत चल रहे हैं। सोशल मीडिया पे स्कीम आती है, हाई रिटर्न दिखा देते हैं और क्लेम करते हैं कि आप इस लिंक के थ्रू इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो इनसे बचने का कोई उपाय है? सिंपल है, किसी भी लिंक के थ्रू इन्वेस्टमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आजकल जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स है सारे बैंक और सारे पोस्ट ऑफिस पे अवेलेबल है। कोई भी गवर्नमेंट स्कीम 8-8.5% से ज़्यादा का रिटर्न नहीं देती। तो कहीं भी आपको अगर ये दिखाई दे रहा है कि 10 या 12% का इंटरेस्ट रिटर्न मिल रहा है, तो आप ये समझ के चलिए कि वो गवर्नमेंट स्कीम तो नहीं है कम से कम। दूसरी बात, अगर आपको कोई भी अमाउंट या कोई भी स्कीम में इन्वेस्ट करना है, तो सबसे बढ़िया तरीका है, आप जो एडवर्टाइजमेंट आपने देखा उसके बाद अपने बैंक में जाइए या अपने पोस्ट ऑफिस में जाइए, वहाँ पर उस स्कीम के बारे में कंफर्म कर लीजिए। अगर वो स्कीम आपको ठीक लगती है तो इन्वेस्ट कर दीजिए, सबसे बढ़िया तरीका है। जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं सारे नेशनलाइज बैंक्स और सारे पोस्ट ऑफिस में हमेशा अवेलेबल रहती हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और इवन आपकी जो इंटरनेट बैंकिंग है, जितने भी बैंक हैं सबकी इंटरनेट बैंकिंग में सुकन्या समृद्धि, पीपीएफ दोनों इन्वेस्टमेंट स्कीम्स अवेलेबल हैं। तो आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी अपने घर बैठे उसको कर सकते हैं। तो सर, एक MIS आपने बताई जो पोस्ट ऑफिस की स्कीम है, इसमें और PPF में क्या डिफरेंस है और दोनों में से किसको क्या चूज करना चाहिए? देखिए, अगर आपके पास एक कॉर्पस अमाउंट ऑलरेडी इकट्ठी है और आप उसे बैंक की FD में नहीं लगाना चाहते, तो पोस्ट ऑफिस आपको ये फैसिलिटी देता है। MIS मंथली इंटरेस्ट स्कीम है ये। इसमें क्या होता है कि आपने एक कॉर्पस अमाउंट डाल दी, 7% के करीब इसका जो इंटरेस्ट है वो हर महीने आपको मिलता रहेगा। नॉर्मली इस स्कीम को जो करते हैं लोग वो इस तरीके से करते हैं कि जैसे 10 या 15 लाख रुपए का आपका कॉर्पस है, उसको आपने MIS करा दी। MIS कराने के बाद उसी इंटरेस्ट की आपने वहाँ पर RD करा दी पोस्ट ऑफिस में, तो जो इंटरेस्ट मिलेगा वो RD में जाता रहेगा। और 5 साल बाद जो RD की मैच्योरिटी है प्लस जो MIS में जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट थी, वो दोनों आपको एक्यूमुलेट होके मिल जाएंगे। तो इसका लॉक इन पीरियड है 5 साल? हाँ, लॉक इन पीरियड है। क्या इससे ज़्यादा सालों के लिए भी हम करा सकते हैं या उसको रिन्यू करना पड़ेगा? रिन्यू करना पड़ेगा। गवर्नमेंट के गोल्ड बॉन्ड पहले बहुत चला करते थे, तो अब मैं देख रहा हूँ काफ़ी टाइम से वो अवेलेबल नहीं है। तो क्या प्रेडिक्शन है, वो अब कभी आएंगे नहीं या कभी आ सकते हैं, और उसमें इन्वेस्ट करने का क्या फ़ायदा है? सॉवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम जो है वो लगभग 7-8 साल पहले इसी गवर्नमेंट ने शुरू करी थी,
बेसिकली गवर्नमेंट का पर्पस ये था कि जो भी मंदिरों में सोना पड़ा हुआ है या फिर लोगों के घर में आइडल सोना है, लोग उसे घर में या लॉकर में ना रखें, उसको मोनेटाइज करें। अब मोनेटाइज करने का पर्पस ये था बेसिकली कि गोल्ड जो है कि ऐसी आइडल एसेट है जिसकी वैल्यू तो बढ़ रही है लेकिन जिससे मतलब वैसे कोई एप्रिसिएशन नहीं हो रहा इकोनॉमी में। बिल्कुल। तो गवर्नमेंट ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम इसीलिए निकाली थी कि लोग जो हैं सोने की एक यूनिट में इन्वेस्ट कर सकें, और वो इतनी अच्छी चली कि 5,000 रुपये का जो बॉन्ड पिछले 6 साल 7 साल पहले किसी ने लिया था, आज की डेट में उसकी वैल्यू 15,000 रुपये हो चुकी है लगभग। और उस पर गवर्नमेंट ने 2.5% पर एनम का इंटरेस्ट भी दिया। तो क्योंकि गोल्ड के जो प्राइसेस हैं वो फिलहाल के सिनारियो में पिछले 1-2 साल में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, इसलिए गवर्नमेंट के ऊपर इस पर काफ़ी प्रेशर भी आया कि इसका जो रीपेमेंट होना, हालांकि गवर्नमेंट ने इसको इस तरीके से बैक कर रखा था कि जो भी आपका पैसा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में जा रहा था, गवर्नमेंट उतने का गोल्ड खरीदते जा रही थी। तो इसलिए कोई ऐसी परेशानी नहीं है कि इसके पैसे मिलने में कोई दिक्कत होगी, लेकिन गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि फिलहाल फर्दर कोई सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इशू किए जाए। और अगले जब भी इशू होंगे तो शायद मेरे हिसाब से जब भी गवर्नमेंट की इंटेंशन होगी कि भाई प्राइस कुछ कम होंगे, तब शायद गवर्नमेंट इशू कर सकती है। लेकिन बहुत ही अच्छी स्कीम रही है गवर्नमेंट की, और इन्वेस्टर को लगभग 300% का रिटर्न दिया है इस स्कीम ने।